बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में हम कृषि से संबंधित कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर हो सके और भी ज्यादा आसान हो सके। तो आइए आज आपको हम अवगत करवा दें हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के विषयों से। तो आज जिन विषयों पर हम ज्यादा जानकारी हासिल करने वाले हैं वो है अनार की खेती, और साथ ही हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन एवं कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में। तो इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं उन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। इसके साथ जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। हमारा ईमेल आईडी आपके लिए दोहरा देते हैं एक बार फिर से, जो कि है hellokisan2015@gmail.com। तो इन तीनों में से कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं और किसी भी विकल्प को चुनकर आप अपने प्रश्न जो है वो विषयों से संबंधित हमें अपने भेज सकते हैं। आइए आपका परिचय करवाते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निपेंद्र विक्रम सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम अनार की खेती के संबंध में ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। और वहीं ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जो है वो मौजूद है डॉक्टर मनोरंजन कुमार जी। डॉक्टर मनोरंजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। आप हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आपके लिए एक बार फिर से हम बता दें, आज हम बात करने वाले हैं अनार की खेती के बारे में और साथ ही आपको जानकारियां हम देंगे जलवायु परिवर्तन और कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में। अगर इन विषयों से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 3 विकल्प हमने आपको दिए हैं, हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी। आइए कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रुक करेंगे डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में अनार की खेती कौन कौन से हिस्सों में आसानी से जो है वो की जा सकती है? देखिए किसान भाइयों, मुख्य रूप से अनार उत्पादन के लिए वैसा क्षेत्र ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 1000 मिलीमीटर या उससे नीचे हो, तथा जो मृदा परिस्थितियाँ हैं हल्की लाइट टेक्सचर सॉइल होनी चाहिए। तो आपका दक्कन पठार का जो क्षेत्र है, जिसमें गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आपका तेलंगाना का कुछ भाग हो गया, कर्नाटक का भाग हो गया, इसके साथ साथ गुजरात में भी काफ़ी तेज़ी से अनार के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। आज से 3 से 4 साल 5 साल पहले गुजरात में मुश्किल से 10 से 12 हज़ार हेक्टेयर एरिया ही था, पर आज की डेट में आप समझ लीजिए गुजरात में भी 30,000 हेक्टेयर के आसपास अनार का क्षेत्रफल पहुंच गया है, इससे ज़्यादा ही है। इसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन अगर आप ऊपर जाएंगे और तो हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी अनार की खेती होती है। आप कुल्लू ज़िले में जाएंगे तो कुल्लू ज़िले में वहाँ पे टेम्परेट टाइप का जो अनार है उसकी खेती हो रही है। तो मोटा मोटी आप मान लीजिए कि केवल जहाँ पे जो कोस्टल रीजन है या जहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है 1500 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा, या जहाँ काली मिट्टी है, वहाँ पे छोड़ के आप पूरे भारत में अनार की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, अगर अनार की खेती से संबंधित आप कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आप अनार की खेती शुरू करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि उसकी अच्छी कौन सी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, या किस तरीके की जलवायु जो है वो कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए, तमाम जानकारी आप हासिल कर सकते हैं अपने प्रश्न हमें भेजकर। पहले हम देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। देश में अनार की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र में की जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी अनार के बाग लगाए जाते हैं।
अनार उपोष्ण जलवायु का पौधा है। यह अर्ध शुष्क जलवायु में अच्छी तरह उगाया जा सकता है। अनार के फलों के बढ़ने और पकने के समय गर्म व शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। लंबे समय तक उच्च तापमान रहने से फलों में मिठास बढ़ती है। अनार की खेती अलग अलग तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल विकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी अनार की खेती के लिए अच्छी रहती है। अनार के फलों की गुणवत्ता और रंग भारी मिट्टियों की बजाय हल्की मिट्टियों में अच्छा होता है। सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर नए बाग लगाने का काम इस महीने किया जा सकता है। गणेश, ज्योति, मृदुला, भगवा और अरक्ता अनार की कुछ किस्में हैं। अनार के किशोर यानी 1 से 3 साल के पौधों में संस्तुत उर्वरकों की मात्रा को नए वृद्धि के साथ 3 बराबर भागों में जनवरी, जून और सितंबर महीने में देनी चाहिए। पौधे रोपाई के 2 से 3 साल बाद फलना शुरू कर देते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से उत्पादन रोपण के 4 से 5 सालों बाद ही लेना चाहिए। अगर फल मक्खी का प्रकोप हो तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से समय रहते उचित उपाय करें। तो अभी आपने अनार की खेती के संबंध में देखी हमारी विशेष रिपोर्ट। अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं डॉक्टर मनोरंजन। डॉक्टर मनोरंजन, अब आपसे मैं यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो है वो जानकारी हासिल करना चाहूँगी कि जलवायु परिवर्तन का क्या महत्व है, हम अगर कृषि के नज़रिए से बात करें। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि जलवायु परिवर्तन का कृषि में क्या महत्व है, तो पहले हमें यह जानना होगा कि जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या। तो हम अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण मौसमी कारक होते हैं, जैसे तापमान हो गया, बारिश हो गई, विंड स्पीड हो गया, सूरज की रोशनी हो गई। तो इन सब ये सब जो कारक हैं, इनकी आवर्ता और आवृत्ति और इनकी जो इंटेंसिटी है, इनमें अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन जी। अब जैसे हम देखें कि वर्षा एक कारक है हमारे जलवायु, और इसकी अगर आवृत्ति में परिवर्तन होता है या फिर इसकी जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी, अगर इसमें परिवर्तन होता है तो इसकी वजह से हमारे फसलों के विभिन्न जो फसल के विभिन्न कार्य करने वाले जो शेड्यूल बने हुए होते हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो खरीफ और रबी में जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो शिफ्टिंग होता है, उसकी वजह से हमारा फसल चक्र पर असर पड़ता है जी। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है उसका हमारी खेती का, क्योंकि अभी हाल के कुछ वर्षों में देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन काफी अधिक इंटेंसिटी के साथ हो रहा है और इसका हमारे फसलों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कृषि के दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में हम जागरूक रहें और उनसे कौन कौन सी तकनीकें इसमें लाएं, जिससे कि इसके जो बुरे प्रभाव हैं हमारी खेती पर, उसको हम दूर कर सकें। बिल्कुल, तो हम जलवायु परिवर्तन के संबंध में और भी आपसे जानकारी लेंगे और साथ ही एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो कृषि प्रौद्योगिकियां हैं, उनके संबंध में भी आपसे ज़रूर जानकारी डॉक्टर मनोरंजन आगे कार्यक्रम में हासिल करेंगे। पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। किसी क्षेत्र विशेष की परंपरागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। विशेषज्ञों की माने तो जलवायु परिवर्तन से खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसके असर से सिंचाई जल में कमी, खरपतवार और कीटों व रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसका असर पैदावार में गिरावट के रूप में देखने को मिलता है। अध्ययनों से पता चला है कि पिछले 50 वर्षों से जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में औसतन 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी प्रत्येक दशक में हो रही है। लगातार बढ़ते तापमान से फसल उत्पादन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने से फसलें समय से पहले परिपक्व होने लगती हैं। ज्यादा तापमान सब्जियों की पैदावार को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, इस कारण बरसात के क्षेत्र और मात्रा में बदलाव हो रहा है, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ता है।
जलवायु परिवर्तन मिट्टी में होने वाली प्रक्रियाओं और मिट्टी पानी के संतुलन को भी प्रभावित करता है, लेकिन कुछ बातों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन के खेती पर प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसे ऐसे बीजों और किस्मों को अपनाया जाए जो नए मौसम के अनुकूल हों। हमें फसलों के प्रारूप और उनके बीज बोने के समय में भी बदलाव करना होगा। ऐसी किस्मों को विकसित करना होगा जो अधिक तापमान, सूखे और बाढ़ जैसी परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हो। इतना ही नहीं, पारंपरिक ज्ञान और नई तकनीकों के इस्तेमाल से मिश्रित खेती और इंटरक्रॉपिंग करके जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटा जा सकता है। तो अभी आपने जलवायु परिवर्तन और कृषि प्रौद्योगिकियों के ऊपर देखी हमारी एक खास रिपोर्ट। और आइए एक बार फिर से आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं अपने लाइव फोन कार्यक्रम में अनार की खेती के बारे में और जलवायु परिवर्तन और उसका फसलों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है और आप किस तरीके से दुष्प्रभाव को भी बचा सकते हैं जलवायु परिवर्तन के अपनी खेती के संदर्भ में अगर हम बात करें तो। इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर्स 1800-11-306 और 61 आपके लिए उपलब्ध है। केवल आपने इतना करना है, जब आप अपने प्रश्न हमसे पूछें तो उस दौरान अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, जिससे कि साफ आवाज़ में आपका प्रश्न हमें सुनाई दे पाए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800520717 और हेलो किसान 2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी। तीनों में से कोई भी एक विकल्प चुनिए और फटाफट से अपने प्रश्न हमें भेज दीजिए। डॉक्टर सिंह, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, अनार की खेती के बारे में तो हमने जानकारी हासिल कर ली कि हम देश में इसकी जो खेती है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके की मिट्टी जो है वो इसके लिए होना आवश्यक है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। और क्या पहले मिट्टी का परीक्षण कराने की भी आवश्यकता है इसमें? बिल्कुल, कोई भी फल फसल, क्योंकि जब भी हम फल फसल लगाते हैं पेरेनियल नेचर का होता है, तो अगर हमसे कोई चूक लगाते समय हो गई है तो इसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए बाग लगाने से पहले हमें सारी सावधानियां रखनी चाहिए कि वो क्षेत्रफल उस फल को लगाने के लिए अनुकूल है कि नहीं। मृदा की आपको बिल्कुल परीक्षण पहले करा लेना चाहिए ताकि आप जान सकें इसमें क्या कमियां हैं और क्या क्या उपचार आपको करना है। तो मृदा परीक्षण किसी भी, इवन मृदा परीक्षण ही नहीं, आपको जो भी कौन सी किस्म लगानी है, तो ये सारी जानकारियां आपको बाग लगाने से पहले आपको उसको प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद ही बाग लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर विपिन जी जो हैं सागर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम का सवाल शामिल करें। हेलो जी, नमस्कार मैम। विपिन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछे, क्या जानना चाहेंगे? जी मैम, मैं जलवायु परिवर्तन के बारे में जानना था मुझे। मैम, जो क्लाइमेट चेंज है ये अक्सर होता रहता है और अभी जस्ट आपने भी समाचारों में देखा होगा 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ ओले भी गिरे हैं। हमारे जिले में तो नहीं, लेकिन पड़ोस के जिले में गिरे हैं। तो मैम, कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल एकदम अच्छी होती है और कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन क्लाइमेट चेंज या फिर जलवायु में कभी बारिश हो जाती है, कभी ओले गिर जाते हैं। तो इस परिस्थिति से मैम कैसे बच सकते हैं और मौसम परिवर्तन ना हो, इसमें किसानों का क्या क्या अहम रोल हो सकता है जिससे जलवायु ठीक ठाक रहे और इसमें मौसम अच्छा बना रहे? इसमें किसान क्या अहम रोल निभा सकते हैं? बिल्कुल, तो डॉक्टर मनोरंजन, काफ़ी ज्ञानवर्धक प्रश्न जो है वो विपिन जी ने यहाँ पर पूछा है कि किसान कौन सा अहम रोल जो है वो इसके अंदर निभा सकते हैं जब जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अभी आसपास के उनके ज़िलों में जो है ओलावृष्टि भी हुई है और कई जगह काफ़ी बार हम देखते हैं कि बरसात जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से भी फसलें जो हैं वो नष्ट हो जाती है। तो कौन से ऐसे उपाय जो हैं वो हमारे किसान अपना सकते हैं जिससे कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो है वो पार पाया जा सके? नमस्ते विपिन जी, आपका प्रश्न काफी गंभीर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो क्लाइमेट चेंज, जो आपकी जो ओलावृष्टि की जो समस्या है, इसके बारे में ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे कि हम पता कर पाए कि पहले पता कर लें कि ये ओलावृष्टि होगी। तो इसमें इस सिचुएशन में बचाव ही एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो कई जगह हेल नेट्स के यूज किए गए हैं, कहीं कहीं हेल नेट यूज करते हैं। तो हेल नेट से हम अपने फसलों को तो नहीं, लेकिन हम अपने ऑर्चर्ड्स को, जो हमारे पेड़ हैं, जो फलदार पेड़ हैं, उनको जरूर बचा सकते हैं। तो ऐसे कुछ तकनीकें हैं जिसके बारे में और सघनता से कार्य करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे पास
जो है वो व्हाट्सएप के जरिए भी प्रश्न लगातार आने शुरू हो चुके हैं, उनको हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन पहले फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं अनार की खेती के बारे में और साथ ही बात हो रही है जलवायु परिवर्तन और कृषि प्रौद्योगिकी की। अगर इन विषयों के संबंध में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे अपने प्रश्न जो है वो हमारे विशेषज्ञों तक पहुँचा सकते हैं। हमारे अगले कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनसे उनका सवाल पूछें। हेलो हेलो। हाँ हाँ, नमस्कार मैम। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपने गोंडा उत्तर प्रदेश से हमें फोन किया है, अपना प्रश्न पूछिए। जी, हमें जानना चाहते हैं कि अनार के पौधे कैसे तैयार किए जाए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर सिंह क्या बताना चाहेंगे? हाँ आनंद जी, देखिए मुख्य रूप से व्यावसायिक स्तर पे अनार का प्रवर्धन जो है वो एयर लेयरिंग से करते हैं, हार्डवुड कटिंग से करते हैं और टिश्यू कल्चर जिसको आप सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं। ये तीनों तकनीक उपलब्ध हैं। अगर आपको खुद से अपने लिए नर्सरी बनाना है तो पहले उसके लिए आपके पास मदर प्लांट रहना चाहिए, प्लस नर्सरी सर्टिफिकेशन के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अगर बरसात के समय में पौधे तैयार करना चाहते हैं तो उस समय सबसे सही तरीका है आपका एयर लेयरिंग करने से। बरसात के समय में एयर लेयरिंग का सक्सेस काफ़ी अच्छा आता है। उसमें छाल, एक गोलाकार आकार से छाल निकाल के और उसको एक मॉस, स्फेग्नम मॉस से ढक देते हैं और 25 से 30 दिन बाद आपका उसमें जड़ निकलना शुरू होता है और 45 से 60 दिन बाद उसको मातृ वृक्ष से काट के नर्सरी जो पॉली बैग है उसमें शिफ्ट कर देते हैं। अगर आप हार्डवुड कटिंग दृढ़काष्ठ कर्तन से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जब आपका जाड़े के बाद वाला समय, जैसे आप समझ लीजिए जनवरी के आसपास का समय जो हमारे क्षेत्र में रहेगा, ये निर्भर करेगा कि आप किस एरिया में अपनी नर्सरी लगाना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र में ये कंडीशन दूसरी होगी, आप उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं तो जाड़े के बाद पौधा लगभग थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो जब भी आपको कटिंग बनाना हो तो सेमी डॉर्मेंट या डॉर्मेंट कंडीशन सबसे अच्छा होता है। तो उसमें मोटी वाली लकड़ी लगभग आप 6 से 12 मिलीमीटर मोटी लकड़ी ले सकते हैं जो लगभग 6 से 12 महीने पुरानी होनी चाहिए और उसको काट के आप 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी कटाई करके और उसको ग्रोथ हार्मोन IBA होता है उससे ट्रीटमेंट करके आप कोकोपीट में लगा देंगे तो बढ़िया जड़न आ जाता है। तो लगभग आपको 60 से 70% तक सफलता इसमें मिल जाएगी। और अगर आप बरसात में गुटी बांधना चाहते हैं, एयर लेयरिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको आराम से, अगर आप सही तरीके से करते हैं
तो 80 से 90% तक सफलता उसमें मिल जाती है। बिल्कुल। और सूक्ष्म प्रवर्धन भी एक तरीका है, परंतु उसके लिए आपको जैसे बहुत सी कंपनीज है उसमें, उसके लिए आपको जो सर्टिफाइड जैसे जैन इरिगेशन है, कैटल है, बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भी इसमें काम कर रही हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं उस प्रकार के पौधों के लिए। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से मौजूद है फोन लाइन पर। हेलो, उनका सवाल भी लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नंद स्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ जो जलवायु परिवर्तन होता है तो इसमें हम किसानों की भूमिका क्या होनी चाहिए, कि कितना जंगल होना चाहिए, कितना जल होना चाहिए और कितना जो है हमारी खेती की जमीन होनी चाहिए, और प्रदूषण मुक्त हमको किस प्रकार से बनाना, इसमें हमारी किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मनोरंजन क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जलवायु परिवर्तन के 3 मुख्य दुष्प्रभाव होते हैं। सबसे पहले तो होता है कि आपका ड्राउट, सूखे की जो समस्या है वो 3 तरीके की हो सकती है। पहले आपका अर्ली सीजन ड्राउट कहते हैं, जो कि आपकी बुआई के पहले ही अगर आपको बारिश ना हो तो बुआई में देरी होता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है कि आपने बुआई कर दी लेकिन बीच में बारिश नहीं हुई, तो उसमें अगर 2-3 महीने एक से 1.5 महीने का ड्राई स्पेल होता है तो उसमें फसल को नुकसान होता है। और तीसरा होता है कि जब फसल पक जाती है और पकने की स्थिति में होती है उस समय सूखा पड़ता है। तो हमें इन तीनों चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें कि हम कहते हैं कि जब हमारे पास बारिश पर्याप्त हो तो हम उसको अपने किसी तालाब में या फिर अपनी जो लैंड के जो प्रिपरेशन है उसको इस तरह से करें कि ज्यादा से ज्यादा नमी को अपने अंदर रखे। तो इससे कई सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा और सबसे प्रचलित तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको कि हम वर्षा जल संभरण की विधियां कहते हैं। तो इसमें होता यह है कि हम पहली सीजन में जब बारिश होता है तो हम बारिश को यूं ही खेत से बहने नहीं देते, बल्कि हम उसको अपने आवश्यकता भर अपने फार्म पॉन्ड में या अपने संभरण तालाब में उसको इकट्ठा कर लेते हैं। और जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है, जो कि मुख्यतः लाइफ सेविंग इरिगेशन या फिर हम उसको सप्लीमेंटल इरिगेशन, उस समय हम उसको उपयोग करते हैं। और इस तरह से जो ड्राउट के जो दुष्परिणाम पड़ते हैं उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने खेतों में एक वर्षा जल हार्वेस्टिंग का कुछ तरीके अपनाएं। दूसरा है कि हम ऐसी विधियां यूज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा नमी हमारे खेतों में रहे, जैसे कि हम बीबीएफ प्लांटिंग की बात करते हैं, ब्रॉड बेस तरीका है प्लांटिंग करने का। तो इन सब कई सारे तकनीकें हैं। हाँ, और एक और अवश्य चीज है कि ये चीजें एक्चुअली क्षेत्रीय आधारित होती हैं, तो हमें इसका एक जनरल तरीका हम नहीं बता सकते हैं पूरे देश के लिए, लेकिन क्षेत्रीय लोकेशन स्पेसिफिक होता है। तो हम अपने जो नियरेस्ट जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या फिर कृषि यूनिवर्सिटीज हैं या कुछ संस्थान हैं, हम उनसे संपर्क करके अपने लोकेशन स्पेसिफिक जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे पास बड़े सारे प्रश्न जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। आइए कार्यक्रम में उनको भी शामिल करें। डॉक्टर सिंह, आपके लिए श्रीमती रंजना शिंदे जी ने परभणी महाराष्ट्र से प्रश्न भेजा है और वो ये पूछना चाहती हैं कि अनार की खेती में वाटर मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाए। देखिए, अनार के लिए जल प्रबंधन एक बहुत ही ज़रूरी बिंदु है। ये निर्भर करेगा कि आपकी मृदा कैसी है, आपके बाग की अवस्था क्या है और वो कितना पुराना बाग है। हम लोग जब फ्लावरिंग के आसपास होता है, पहले हम इसमें तान देते हैं। फसल चक्र की आप बात करेंगे अनार की, तो हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद हम गहरी छटाई करते हैं। गहरी छटाई करने के बाद जो भी हमारे बेसल डोज है उसका एप्लीकेशन करते हैं और उस समय हम हल्की सिंचाई करते हैं। इसके बाद हम पौधों की सिंचाई बंद कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस फेज़। तो स्ट्रेस फेज़ में पौधे अपने आप, अगर उसको अच्छा स्ट्रेस मिला है तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और उसके बाद जब पत्तियां गिर जाती हैं
तो उसके बाद हमारा फसल चक्र शुरू होता है, जिसमें हम हल्की छटाई करके, पहले गहरी छटाई करते थे जब हम हार्वेस्टिंग के बाद जब बेसल डोज डाल रहे थे, और यहाँ हम हल्की छटाई करते हैं और उसके बाद जो है हम पहला पानी देते हैं। तो जब तक फ्लावरिंग सेट ना हो जाए, फ्लावर ना आ जाए, तब तक हमको थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। ये निर्भर करता है आप बूंद सिंचन कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू कर रहे हैं, बट जैसा महाराष्ट्र में मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास ड्रिप इरिगेशन ही होगा। अगर आपका पौधा मान लीजिए 5 साल का है और आपने 2 लेटरल और 4 ड्रिपर लगाया हुआ है और 8 लीटर पर आवर डिस्चार्ज वाला किया हुआ है, तो पहला 1-2 इरिगेशन जो तान टूटने के तुरंत बाद जो हम देते हैं, आप लगभग 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तक पहला इरिगेशन दे सकते हैं। उसके बाद जब तक फ्लावरिंग सेट ना हो जाए, आप 2 से 3 दिन में, ये भी निर्भर करेगा कि ये में आप किस समय आपका फ्लावरिंग है, गर्मी का समय है, आप अमृत बहार ले रहे हैं, अम्बे बहार ले रहे हैं कि हस्त बहार ले रहे हैं, और फिर धीरे धीरे जब फ्रूट सेट हो जाए तो आप पानी बढ़ाना शुरू करें। सबसे ज़्यादा अनार को पानी चाहिए जब फ्रूट का ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन स्टेज में जब जाता है, लगभग मान लीजिए 3 महीने, फ्लावरिंग के 2 से 3 महीने बाद, उस समय पानी की रिक्वायरमेंट, सिंचाई की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। और एक बार जब आपका अनार कलर चेंज करने लगे और आपका मैच्योर होने लगे, तो धीरे धीरे उसको पानी घटाएं। यहाँ पे मंत्र ये है कि एकाएक आप पानी न बढ़ाएं और न एकाएक घटाएं। अगर मान लीजिए आपका फल मैच्योर हो गया है और आप एकाएक पानी बंद कर देते हैं, तो फल फटाव की समस्या आने लगेगी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आप जब पौधा जब फल जब बढ़ता है जिस समय, उस समय आपको पानी की रिक्वायरमेंट उसकी सबसे ज़्यादा होती है, और वो जब आप पकने की स्टेज पे आता है तो धीरे धीरे आपको पानी कम करना है। तो अगर आपका 5 साल का पौधा है तो आप जैसा मैंने बताया 1 से 2 घंटे फल बढ़वार वाली अवस्था में दे सकते हैं, और मैच्योरिटी के समय आप धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर अजय मोहरिया जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी मैम। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, सवाल यह है मैम कि जो है हमारे पास जो अनार के पौधे हैं उसमें पुष्प लगते हैं लेकिन फली नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपने क्या इसको खेत में लगाया है या फिर आपने अपने कोई छोटे से बाग बगीचे में इसे लगाया हुआ है? नहीं, खेत में ही है। कितना समय हो चुका है अब तक? वो 2 वर्ष का पौधा है। 2 वर्ष का है। नर्सरी से लाए थे इसको। जी ठीक है, डॉक्टर सिंह क्या बताएंगे? हाँ, देखिए अजय जी, अगर पुष्प आके आपका फ्रूट सेट नहीं हो रहा तो उसकी कई वजह हो सकती हैं। पहले तो आप उसमें पोषण तत्व क्या क्या डाल रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए कि पुष्प लेने से पहले, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अब फल आने लगेगा, पुष्प जब आने लगेगा उसके बाद हम पोषण सामग्री देंगे तो अनार पौधा उसको ले सकता है, परंतु फल फसल में ऐसा नहीं। आप जो भी आप जैविक स्रोत से भी दे रहे हैं और मोस्टली इनऑर्गेनिक सोर्स भी जो आप यूज़ कर रहे हैं, यूरिया या नाइट्रोजन का सोर्स छोड़ के, तो वो तुरंत पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता। उसको पौधे को खींचने में और उसको उपयोग में लाने में समय लगता है। तो जब भी आप जिस समय भी आप चाहे मृग बहार ले रहे हो, कि आपका अगर मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र है तो आप, मुझे लगता है कि या तो जाड़े के बाद जो फरवरी मार्च में फ्लावरिंग, मार्च के आसपास फ्लावरिंग आती है उसको ले रहे होंगे, या मृग बहार ले रहे होंगे जो आपका जून जुलाई के आसपास की फ्लावरिंग रहती है। तो आप उससे पहले आपको पोषण तत्व का ध्यान रखना है उसमें। दूसरी बात, अगर फ्लावरिंग निकल रहा है तो उस समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। मैं देखा जैसे बहुत से किसान जो आपके उत्तर प्रदेश के साइड कुछ लोग अनार लगाते हैं तो खेत के बीच में ही अनार लगा देते हैं। तो जो आप दूसरी फसल ले रहे हैं उसकी पानी की रिक्वायरमेंट दूसरी है और अनार की दूसरी है। तो जैसा मैंने बताया कि जब पुष्पन का समय हो तो पानी बहुत ज़्यादा देने से ही फ्लावर का ड्रॉप होता है, और आपको पोषण तत्व सही तरीके से नियमित करना है। और जब भी आपको फ्लावरिंग लेना हो तो उससे पहले पौधे को एक स्ट्रेस देना पड़ता है आपको, चाहे वो लो टेम्परेचर का स्ट्रेस दीजिए, चाहे वो पानी रोक कर उसको स्ट्रेस दीजिए, ताकि वो अपनी पत्तियां गिरा दें। उसके बाद पुष्पन बहुत अच्छा आता है। इसलिए आप देखिए टेम्परेट एरिया में जाएंगे तो आपका जाड़े में जब पत्ती गिर जाती है उसके बाद स्प्रिंग सीजन फरवरी मार्च में बहुत अच्छा फ्लावर आता है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ नेचुरली पत्ती नहीं गिरती है पौधे की, तो उसमें क्या होता है, पानी रोक देते हैं वो 1 से 2 महीने, ताकि पौधे को फोर्स करते हैं अपनी पत्तियां गिराने के लिए, और उसके बाद वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। तो आपको भी, अगर आपको फ्लावरिंग अच्छी पकड़नी है तो उससे पहले थोड़ा पानी बंद करके पौधे का ऐसा कीजिए कि पत्तियां पीली पड़ जाएं, और उसके बाद आप पानी शुरू करें। और पोषण तत्व का जरूर ध्यान रखें, जिस समय आपको पुष्पन लेना है उससे लगभग 2 से 3 महीना पहले
एटलीस्ट आप अगर आपको कुछ उपलब्ध नहीं है तो कम से कम सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या मुर्गी की खाद, जो भी जैविक स्रोत भी अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो उनका जरूर इस्तेमाल करें। ये सब करने से निश्चय ही आपका पुष्पन के बाद सेटिंग भी होगा। कभी कभी कुछ कीट पतंगों के कारण भी, जैसे फ्रूट बोरर है, वो फ्लावरिंग स्टेज में ही डैमेज कर देता है, तो उस समय उसका भी प्रबंधन के लिए ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आगे के अपने प्रश्नों में बताऊंगा आपको। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त मेहुल जी मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल लें। हेलो हेलो मेहुल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, हम अनार के बारे में जानना चाहते हैं। हमारा पौधा 3-3.5 साल का हो चुका है जी, तो उसमें फल नहीं आते हैं। फल आते हैं और छोटे छोटे फल आते हैं और नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह क्या बताएंगे? मेहुल जी, इसमें भी पोषक तत्व प्रबंधन की कमी हो सकती है? इसमें पहले तो आप मुझे जानकारी चाहिए होगी इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए। आप किस किस्म का पौधा लिए हैं और कहाँ से लगाए हैं? अगर भगवा लगाए हैं तो अगर 3 वर्ष का पौधा है तो जैसा मैंने बताया कि अगर जब भी आपको पुष्पन लेना है तो उससे पहले पौधे को आप पानी रोक के थोड़ा उसको स्ट्रेस में डालते हैं। पानी रोकने का ये अर्थ नहीं है कि इतना पानी रोक दें कि पौधा ही सूख जाए। उसका अर्थ ये है कि जो पत्तियां हैं, जो नया ग्रोथ है वो रुक जाए, पत्तियां पीली होकर गिरने शुरू हो जाएं, और उससे पहले आपको पानी रोकने से पहले पौधे में एक बेसल डोज, जैसे कि अगर आपका 3 साल का पौधा है तो लगभग 250 ग्राम नाइट्रोजन और 125 ग्राम फास्फोरस और 125 से 250 ग्राम पोटास, क्योंकि पोटास और कैल्शियम अनार को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। आप कैल्शियम के लिए भी जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जहाँ पे अनार पैदा करते हैं क्षारीय भूमि होती है, तो जिप्सम आपका पीएच भी कम करने में हेल्प करता है। तो अगर पोषण तत्वों का ध्यान रखेंगे, सिंचाई जल प्रबंधन का ठीक से ध्यान रखेंगे, और साथ में जैसा मैंने बताया फसल चक्र फूल लेने के लिए जो स्ट्रेस, पानी रोक के स्ट्रेस देने का है, ये काम है, अगर ये करेंगे। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब आपको फसल लेनी हो तो हल्की छटाई भी करनी है, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि अनार की लोग छटाई नहीं करते हैं, जिनको नहीं जानकारी है, और पौधा एकदम एक झाड़ की तरह बहुत घना हो जाता है। उस कारण से भी अगर लाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, अगर आपका छत्र प्रबंधन बहुत अच्छा नहीं होगा, तो आपका फ्लावरिंग अंदर के साइड प्लस पूरे फ्लावरिंग आपका इफेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप छत्र प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, और जैसा मैंने स्ट्रेस देने के लिए बोला, और जल प्रबंधन, अगर इन 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही पुष्पन ना आए, इसमें कोई मुझे ऐसा कोई समस्या नहीं दिखती है, जरूर आएगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर मनोरंजन का। डॉक्टर मनोरंजन, आपके लिए भी व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास प्रश्न आया है। अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से पूछा है कि जलवायु परिवर्तन से फसलों पर क्या लाभदायक और क्या हानिकारक प्रभाव जो है वो पड़ते हैं, क्या बताना चाहेंगे? जलवायु परिवर्तन पर फसलों पर ज्यादातर तो हानिकारक प्रभाव ही पड़ते हैं। हालांकि कुछ लाभदायक प्रभाव में हो सकता है कि आपको ऑफ सीजनल की बेमौसमी सब्जियां या बेमौसमी फसल मिल जाए, जिससे कि आपको थोड़े अच्छे भाव मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर इसमें इसके नकारात्मक प्रभाव ही पड़ते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि उत्पादकता में कमी और साथ ही साथ हमें इसमें जो कृषि से तो मिलने वाले लाभ हैं उसमें भी कमी होती है। तो जलवायु परिवर्तन के ज्यादातर कम ही नकारात्मक प्रभाव हैं, और सबसे आवश्यक है कि हम इन चीजों से बचने के लिए हम कुछ तकनीकी उपयोग में लाए, जैसे कि संरक्षित कृषि है, जिसमें कि हम टीलेज का प्रबंध करके ज्यादा से ज्यादा नमी को जमीन में रखने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने सॉइल को हमेशा कवर करके रखें, जिससे कि इरोजन कम हो, मृदा अपरदन कम हो। तो इन सब चीजों की तकनीकें अपनाने की आवश्यकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से ज्यादातर नुकसान ही होता है, फायदे कुछ कम ही होते हैं। बिल्कुल। और जलवायु परिवर्तन और अनार की खेती से संबंधित जानकारियां आगे भी जारी रहेंगी। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ।
आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं अनार की खेती और जलवायु परिवर्तन का फसलों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है और कौन कौन से ऐसे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजियां हैं जिनको आप अपना सकते हैं जिससे कि इस प्रभाव को जो है वो कम किया जा सके। विषय से संबंधित हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जो हमें अनार की खेती पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन के जरिए मौजूद हैं डॉक्टर मनोरंजन, जो कि हमें जलवायु परिवर्तन के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियाँ। यहाँ पर डॉक्टर मनोरंजन, आपके लिए रमेश जी ने ओडिशा से सवाल भेजा। वो ये कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से फसल काफ़ी ख़राब हो रही है, इससे बचाव के लिए क्या करें। अब मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी हमारे किसानों को बताएं जिनको वो आसानी से अपना सके। क्या मिश्रित खेती इसके अंदर किसी तरीके का एक अहम रोल जो है वो अपनाती है? हाँ, मिश्रित खेती जो है वो आपके नुकसान को कम कर देती है। जैसे कि अगर किसी फसल का नुकसान ज्यादा है तो हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसी दूसरे फसल में उसका प्रभाव कम पड़ता हो। तो अगर हम मिश्रित करेंगे तो जो ओवरऑल जो बैड इफेक्ट है थोड़ा कम हो जाएगा। तो मिश्रित की खेती अवश्य ही आपको एक सहायक होगी जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में। दूसरा, अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन का हमारी कृषि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पानी की कमी। हम समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं या हम वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से हमारा मुख्य जो जलवायु परिवर्तन का कारण कृषि अफेक्टेड होता है। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल अगर उपलब्ध हो तो हमें जलवायु परिवर्तन से काफी हद तक हम उससे निपट सकते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम हमारे खेतों में अगर हमें लगता है कि हम जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने जा रहे हैं, तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले ये पुराने 15-20 साल के डिफरेंट डाटा को देखना पड़ता है। उससे पता चल जाता है कि हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन कौन से कारक से हो रहा है और उसकी आवृत्ति कितनी है और उसकी तीव्रता कितनी है। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में अगर हर साल या हर 2-3 साल में अगर वर्षा जो है और जो जितनी हम उम्मीद करते हैं उससे काफी कम है, तो उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी बनाएं, उसके हिसाब से हमें अपनी प्लानिंग करनी होगी। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे यहाँ किस लेवल तक वर्षा की कमी होती है, तो उससे बचने के लिए हम उसी के हिसाब से वाटरशेड मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंटेंसिव वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं, या बहुत सारे सॉइल वाटर कंजर्वेशन तकनीकें हैं जिसको कि हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम पुराने डाटा जो है 15-20 साल के डाटा का पहले अध्ययन करना है और उसका पता कर ले कि हमारे यहाँ परिवर्तन की इंटेंसिटी किस लेवल की है। जब तक हमें पता नहीं होगा हम एक परफेक्ट प्लान नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बिल्कुल। तो डॉक्टर मनोरंजन, इसके अंदर एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे और जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे जो किसान है वो ज्यादातर रासायनिक खेती पर ही जो है निर्भर रहते हैं, तो क्या इसका भी दुष्प्रभाव जो है वो पड़ सकता है जलवायु परिवर्तन पर? किस तरीके से? जी, जलवायु, अगर हम ज्यादा रासायनिक खेती के पर निर्भर होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मृदा है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो अगर हम देखें कि अगर हमारी जो फसल की अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो हम बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और हम कोशिश भी करते हैं कि हम सबसे पहले हमारी जो फसल है, जो रूट जोन जो होता है, जिसमें फसल की जड़ें होती है, वो जमीन से सिर्फ 1 मीटर की ही गहराई तक रहती है। तो अगर हमारे पास मॉइस्चर नहीं रहेगा तब हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और क्योंकि रासायनिक खेती की वजह से ये होता है कि इसके अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी जो बढ़ाती हैं, जो रूट जोन में जो आपकी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है और सारी चीजें, जिसकी वजह से जो मृदा जल जिसको होल्ड करके रखती हैं, ये कम होने की वजह से हमारा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो रासायनिक खेती के ऊपर बहुत अधिक निर्भरता एक तरह से हमारे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को और बढ़ा देती है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हमारे किसान जो है, कई किसान जो है वो एक समय आता है जब धान की कटाई हो जाती है और उसके बाद जो पराली, जो उसके अवशेष बचते हैं, उनको जला भी देते हैं, तो उससे भी हमारी जलवायु पर काफ़ी जो है वो दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके संबंध में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप?
जी हाँ, इसमें प्रभाव तो पड़ता ही है। इसमें मुख्यतः रूप से हमारे जो मुख्य प्रभाव है ये पानी तो नहीं, लेकिन हमारी हवा जरूर खराब होती है और उसकी वजह से जो हमारे जो आपके जो विंटर सीजन में जो फसलें होती हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। और हम क्या करते हैं कि हम जरूरत ज्यादा से ज्यादा फिर हम निर्भर हो जाते हैं अपने ग्राउंड वाटर के ऊपर, क्योंकि जो पराली जलाने की वजह से हमारे जो मॉइस्चर जो है जो सॉइल प्रोफाइल में जो मॉइस्चर होता है वो काफी हद तक उड़ जाता है और उसको हमें बैलेंस करने के लिए हमें ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो प्रभाव तो है ही, इसका काफी प्रभाव। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन के संबंध में, और हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो काफ़ी जागरूक हैं और जलवायु परिवर्तन के संबंध में जानकारियाँ भी हासिल करना चाहते हैं और उसको कम करने का तरीका भी जो है वो जानना चाहते हैं। तो आज जो डॉक्टर मनोरंजन आपको यहाँ जानकारी दे रहे हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित, हम उम्मीद करेंगे वो जानकारी आपके ज़रूर काम आ रही होंगी, या कहेंगे कि आगे भी वो आपके जानकारियाँ ज़रूर काम आएंगी। और अपने आज के कार्यक्रम में हम अनार की खेती से संबंधित भी जो है वो बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त अगले कॉलर मौजूद है फोन लाइन पर, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो रामेश्वर जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मुजफ्फरपुर बिहार से आपने हमें फोन किया है, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है कि अनार का पौधा मेरा 3 साल का हो गया है जी, और पूरा पत्ता उसका अभी झड़ गया हुआ है, तो क्या उसमें हम खाद दे सकते हैं कि नहीं? ये समस्या काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है डॉक्टर सिंह। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं कि जाड़े का समय में अगर नेचुरली पत्ता गिरता भी है, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में, वैसे दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में कम गिरता है क्योंकि तापमान उतना नीचे नहीं जाता है, तो अनार एक ऐसा फसल है जो टेम्परेट रीजन में डेसिडुअस की तरह बिहेव करता है, मतलब अपना पत्ता गिरा देता है, और जो हमारा सब ट्रॉपिकल कंडीशन होता है या ट्रॉपिकल कंडीशन होता है उसमें वो एवरग्रीन रहता है। अभी जो आपका पौधा जो है जो पत्ता गिराया है, आपको इसको पत्ता गिराने से पहले ही एक डोज डाल देना चाहिए था, क्योंकि अब पत्ता गिरने के बाद जो आपको हल्की छटाई करनी है, इसके बाद अब फ्लावरिंग शुरू होगा। तो अभी आप ठीक है अभी नहीं दे पाए हैं तो आप गोबर की खाद या जो भी मुर्गी की खाद, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद लगभग 20 किलो पर प्रति पौधे के हिसाब से, पर यह ध्यान रखना है कि वो सड़ी हुई होनी चाहिए। उसके साथ जैसा मैंने डोज बताया नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटास का, शुरू में अगर 3 साल का पौधा है लगभग 250 ग्राम नाइट्रोजन और 125 ग्राम फास्फोरस और आपका 250 ग्राम पोटास। पर नाइट्रोजन का जो केमिकल सोर्स है जैसे यूरिया हो गया या अदर सोर्स हो गया, उसको फ्लावरिंग आने के बाद ही डालें। कोई भी रासायनिक स्रोत जो है नाइट्रोजन का, उसको फ्लावरिंग के पहले या फ्लावरिंग के समय नहीं डालें, नहीं तो पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ होने लगेगा और फ्लावरिंग आपका कम हो जाएगा। तो आप अभी इसमें हल्का सा थैला बना के, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आप बूंद सिंचन कर रहे हैं कि आप रिंग एंड बेसिन इरिगेशन, कैसे आप इरिगेट कर रहे हैं पौधे को, ये भी इसमें जानकारी बहुत ज़रूरी है। पर अभी आप थैला बना के ज़्यादा जड़ को डैमेज किए बिना आप एक बेसल डोज डाल दें। थोड़ा लेट हो गया है, ये थोड़ा पहले ही करना चाहिए था जो बेसल डोज डालने का। और उसके बाद आप हल्की छटाई, मतलब ऊपर से सिरे से 10 से 15 सेंटीमीटर, मतलब आपको टिपिंग करना है, हल्का हल्का टिप हटाना है। और आप देखेंगे कांटा भी आपका दिख रहा होगा, कांटे को भी पूरा नहीं हटाना है, हल्का हल्का केवल जो उसका नोकीला भाग है वो हटा देना है। उससे क्या होगा कि आपका फुटान भी जल्दी आएगा और अब जैसे ही तापमान नॉर्मल होगा आपका फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये आप 1 से 2 महीने पहले ही ये बेसल डोज डाल दिए होते तो अभी इसमें से कुछ पोर्शन आपको, अगर और हल्की सिंचाई कर दी होती उस समय, तो कुछ पोर्शन ऑलरेडी पौधे के अंदर उपलब्ध होता है। पर कोई बात नहीं, अभी आप इसको शुरू करें और हल्की छटाई जरूर करें, और कांटे को भी उसके नोकीले पार्ट जो भाग है उसको थोड़ा थोड़ा काट दें। और अब जैसे ही तापमान नॉर्मल होगा उसमें एक सिंचाई करें, आपका फ्लावरिंग आना शुरू होगा। और वहीं डॉक्टर सिंह, आपके लिए यहाँ पर मुकेश कुमार अवस्थी जी ने उत्तर प्रदेश ज़िला शाहजहाँपुर से अपना प्रश्न भेजा है, और वो ये जानना चाहते हैं कि ज़िला के हिसाब से अनार की कौन सी अच्छी किस्म का जो है वो चयन कर सकते हैं। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि अनार शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है और इसकी बहुत वर्सेटाइल एडॉप्टेबिलिटी है। अनार आप टेम्परेट से लेकर सब ट्रॉपिकल हर कंडीशन में हो रहा है, और पूरे भारत में आप बात करेंगे तो लगभग 80 से 85% क्षेत्रफल एक ही किस्म के अंदर आता है जिसका नाम है भगवा। इसके साथ साथ अब नई किस्में भी आई हैं, सुपर भगवा है, रक्ता है, मृदुला है, मृदुला रक्ता उसके साथ ये तो। पर
हर तरफ लोग भगवा ही लगा रहे हैं, बट क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में लगाना चाहते हैं जहाँ पे ग्रोइंग सीजन उतना बड़ा नहीं है, तो आप थोड़ा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी जैसे मृदुला रक्ता भी लगा सकते हैं। बट मार्केट के हिसाब से आप बात करेंगे, देखिए सब कुछ क्या आमदनी हो रहा है और मार्केट में क्या किसका सबसे ज़्यादा भाव मिल सकता है उसके आधार पे ज़्यादा निर्भर करती है। तो उस लिहाज से आप पूछेंगे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भगवा पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, आपके यहाँ भी बहुत आसानी से हो सकता है, पर भगवा थोड़ा पुष्पन से लेके तोड़ाई तक का समय थोड़ा लंबा है, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है। तो अगर आपका उत्तर प्रदेश में जैसा हम जानते हैं उतना लंबा सूखा समय नहीं मिल पाता है, तो आप उस केस में मृदुला रक्ता भी लगा सकते हैं। ये भी लाल रंग का ही होता है और इसका साइज थोड़ा सा भगवा से छोटा होता है, पर मार्केट में उत्तर प्रदेश के मार्केट में इसका भी अच्छा आपको भाव मिल जाएगा। प्लस ये 1 महीना पहले आप तोड़ाई कर सकते हैं भगवा की तुलना में। तो मृदुला हो गया, अरक्ता हो गया, भगवा हो गया, सुपर भगवा हो गया, ये भी आप लगा सकते हैं। और साथ में राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र से भी एक किस्म विकसित हुई है सोलापुर लाल, जो आपका क्लाइमेट रिजिलियंट है और ये भी लाल रंग की किस्म है, इसको भी आप इसका भी लगा सकते हैं। तो ये 4-5 जो भी वैरायटी है, ये चारों पांचों आप इसमें चयन कर सकते हैं। पर अभी सबसे जो नंबर 1 वैरायटी भारत की है अनार के क्षेत्र में, वो आपका भगवा है, तो आप निश्चय ही भगवा लगा सकते हैं। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर अभितेश जी फोन लाइन पर मौजूद है, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल भी शामिल करें। उनके साथ जो हमारा फोन लाइन जो है वो कट गया है। आइए यहाँ पर हम कार्यक्रम में ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं अनार की खेती के बारे में और साथ ही जानकारियां हासिल कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषय के संबंध में। कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हमारे अगले फ़ोन कॉलर इस वक्त मौजूद है फ़ोन लाइन पर, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। रंजीत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें सुपौल बिहार से फोन किया है, अपना प्रश्न पूछिए। मैम मेरा एक सवाल है, यानी कि हमारे यानी कि जलवायु अनुकूल जो है कृषि विज्ञान केंद्र में जो सिखाया जाता है जी, तो वो खेती के लिए यानी कि अभी नया नया कोई वैरायटी बीज निकला है कोई, यानी कि गेहूं में यानी धान में कोई? ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर एक सवाल और है जी, यानी हमारे यानी कि जैसे कि बिहार में यानी अनार यानी कौन सी वैरायटी यानी कि उपयुक्त है, ये हमें थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, तो दोनों ही विषयों के संबंध में आपके प्रश्न है। डॉक्टर मनोरंजन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या बताएंगे इसके बारे में? जी हाँ, बहुत सारी किस्में हैं जो जलवायु परिवर्तन के पूरे प्रभाव को कम करने के लिए बनी हुई हैं। इसके लिए क्योंकि ये आपका लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हैं, तो इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट अनुसंधान केंद्र या फिर हो सके तो आईसीआर के धान से संबंधित इंस्टीट्यूट से आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल से सारी किस्मों के बारे में बताएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर सिंह, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, कौन सी अच्छी किस्म है अनार की जिसका चयन कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था, आप भगवा, मृदुला, अरक्ता, सुपर भगवा और सोलापुर लाल, ये पांचों किस्म बहुत अच्छी हैं, जिसमें भगवा जो है भारत की नंबर 1 किस्म है और पूरे भारत में इसको लगाया जा रहा है, तो इसकी एडाप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ मृदुला अरक्ता शॉर्ट ड्यूरेशन है। आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देना है कि अगर आप अनार लगाने के लिए इच्छुक हैं तो आप देख लें कि दोमट और हल्की मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें जल जमाव
किसी भी कीमत में ना हो। मतलब जैसा कि आप ध्यान रखें, मान लीजिए आपके पास बड़ा खेत है तो आप ये कोशिश करें जो खेत का भाग नीचे के साइड है उसमें अनार न लगाएं, जो ऊपरी भाग है उसी में अनार लगाएं, ताकि जल जमाव की स्थिति कभी भी ना हो। क्योंकि बिहार से मुझे कई फ़ोन आते हैं और उसमें कई लोगों ने इसको लगाया हुआ है नदी के किनारे, जहाँ पे अक्सर जल जमाव हो जाता है और उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि उस भाग में लगाएं जहाँ जल जमाव कभी ना होता हो। और आप ये भी देख लें, अगर आपके यहाँ औसत वर्षा 1200, 1300, 1500 मिलीमीटर के आसपास है तो ये बहुत अनुकूल नहीं है अनार के लिए। अनार के लिए सूखा समय चाहिए, मतलब 3 से 4 महीने कम से कम एक मौसमी सूखा होना चाहिए मौसम, ताकि आपका पुष्पन और उसमें जो उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। तो आप जहाँ तक किस्मों की बात है, मृदुला, आरक्ता और भगवा तो जैसे मैंने बताया ही, और साथ में सोलापुर लाल, ये किस्में आप लगा सकते हैं अपने यहाँ। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए हम यहाँ पर एक बार फिर से रुख कर लेते हैं डॉक्टर मनोरंजन का। डॉक्टर मनोरंजन, अब आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी और अहम जानकारियाँ हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कि हमारे किसानों को होनी चाहिए, और इसके बारे में क्या बताएंगे आप? कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो उन्हें अपनाने चाहिए? सबसे पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन का हमारे कृषि पर कितना बैड इम्पैक्ट, दुष्प्रभाव पड़ रहा है और इससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक कंटीजेंसी प्लानिंग होती है कि अगर आपके अलग अलग सिचुएशन में अगर आपके सूखे की स्थिति आ जाए या बाढ़ की स्थिति आ जाए या फिर आपके जो हेल स्टॉर्म हो जाए या फिर ये आपके तूफान आ जाए, तो ये सब परिवर्तन है जिसकी वजह से हमारी खेती पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो इसके लिए एक हमारे कृषि मंत्रालय के वेबसाइट पर कंटीजेंसी प्लान, जिलावार कंटीजेंसी प्लान प्रिपेयर किया गया है। आप अवश्य उसको देखें और अपने जिले के हिसाब से, जिस तरह से वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से अपनी कृषि पद्धति को उसके अमल में लाए, उसके हिसाब से अपनी कृषि पद्धति को मॉडिफाई करें। तो इससे आपको जलवायु परिवर्तन के बुरे जो इफेक्ट हो सकते हैं उससे काफी उसको कम करने में सहायता मिलेगी। तो मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि, और ये सारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आपके ये जो मैं कंटीजेंसी प्लान जो बता रहा हूँ ये वेबसाइट पर अवेलेबल है, हमारे कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, हमारे ICR क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और ऐसे बहुत सारे कई सारे अनेक एजेंसीज हैं जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करती हैं, उनके वेबसाइट पर। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप जलवायु परिवर्तन से संबंधित इन कंटीजेंसी प्लान का अवश्य देखें, इसके हिसाब से अपनी कृषि प्रणाली को इसके हिसाब से परिवर्तित करें और इससे आपको जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में सहायता। बिल्कुल। तो डॉक्टर मनोरंजन, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को आज आपने दी जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सिंह, यहाँ पर आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी चलते चलते कि किस तरीके से अनार की खेती जो है वो हमारे किसानों के लिए लाभप्रद हो सकती है। देखिए, अनार शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे विभिन्न फल फसलों का, तो जहाँ पे प्रतिकूल मौसमी और मृदा अवस्थाएं हैं, क्षारीय भूमि है, सीमित सिंचन व्यवस्थाएं हैं, तो उसके तुलनात्मक अध्ययन में आप ये पाएंगे कि अगर आप खेती वैज्ञानिक विधि से कर रहे हैं तो आपका जो लाभ है, कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, वो बाकी फसलों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। पर यह है कि अनार एक टेक्निकल क्रॉप है, अनार हो गया, अंगूर हो गया, तो इसमें जो भी विधियां, जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस आपको बताए जाते हैं, उनको आपको पूर्ण रूप से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। अगर बिना जानकारी के आप इसकी खेती करेंगे तो ये एक नुकसानप्रद भी हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट। तो पूरी जानकारी के साथ अनार की खेती करें, और जैसा मैंने बताया कि हल्की मिट्टी होनी चाहिए, आपका मौसम सूखा होना चाहिए, औसत वर्षा 1000 मिलीमीटर, 800 से 1000 मिलीमीटर के आसपास होना चाहिए, और जो भी छत प्रबंधन हो गया, चाहे पौध सामग्री हो गया। एक चीज़ और सरकार का बहुत जोर है कि हम जब भी ये फल फसल लेते हैं ज़रूर ध्यान रखें कि पौधा हमेशा सर्टिफाइड नर्सरी से लें, क्योंकि एक बार पौधा लेने में अगर आपने चूक कर दी, क्योंकि मुझे कई बार किसान भाइयों का फ़ोन आता है और बाद में पता चलता है कि जिस किस्म का वो पौधा लिए थे वो किस्मी नहीं थी, या जहाँ से पौधा लिए थे वो संक्रमित पौधे थे। तो पौधे लेते समय और लगाने से पहले खेत तैयार करते समय, मृदा परीक्षण करते समय इन सब चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखें।
और अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आप अच्छे से खेती करते हैं वैज्ञानिक तरीके से पूरी हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए, तो निश्चय ही शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में अनार से आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। और केवल मुनाफे की बात नहीं है, ये आपका पोषण सुरक्षा में भी एक अहम भूमिका निभा सकता है ये फसल। बिल्कुल, और इसी के साथ डॉक्टर सिंह, आप भी हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी और इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी अनार की खेती से संबंधित हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में आपने जानकारियां हासिल की अनार की खेती के बारे में, और साथ में आपने ये भी जाना कि जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हमारी फसलों के लिए हानिकारक हो सकता है और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो कि आप अपना सकते हैं जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जो है वो अपनी फसलों के ऊपर कम किया जा सके। आइए अब आपको हमारे लाइव फोन कार्यक्रम का अगले जो विषय हैं उनसे अवगत करवा दें। तो हमारे अगले विषय होने वाले हैं मोटे अनाज की खेती, और साथ ही हम बात करने वाले हैं मृदा परीक्षण एवं सुझाव के बारे में। इन दोनों विषय के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप पहले से ही अपने प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें hellokisan2015@gmail.com। और इसके साथ ही दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आप एक बारी फिर से अपने पास जो है वो नोट कर लें, जो कि है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। और इसके साथ ही अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर भी आप हमारे हेलो किसान कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं और तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।